26 फरवरी 2026 को उत्तराखंड बोर्ड इकोनॉमिक्स का पेपर संपन्न हुआ था। कई सारे बच्चों ने लगातार कमेंट किया था, सर जो पेपर हुआ था तो कुछ क्वेश्चन मुझे हमें समझ में नहीं आ रहा था, लिख तो दिया है लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा। हालांकि बोर्ड पेपर चल रहे हैं तो अलग अलग बोर्ड के लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा था। सीबीएसई बोर्ड का पेपर अभी खत्म हुआ है 28 मार्च को, तो अब मैं जो है हर एक क्वेश्चन पेपर का इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन आपको इस वीक में आने वाले टाइम में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। पहला वीडियो है जहां पर उत्तराखंड बोर्ड के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर जो 26 फरवरी 2026 को हुआ था उसको अपलोड कर किया है आज मैंने, और इसमें सारे क्वेश्चंस जो आपके इस दिन को पूछे गए थे एग्जैक्ट उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, एमसीक्यू से लेके लॉन्ग तक हर एक चीज, ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर कैसे लिखना था और आपने कैसे लिखा है। हालांकि कुछ बोर्ड में आंसर रिजल्ट आ चुका है लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए ताकि आने वाले आपके जो भाई बहन है उनको डायरेक्ट कर सके कि आंसर एक्चुअली में लिखना कैसे है। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन पेपर कोड 412 2026 इकोनॉमिक्स, और ये कौन सा बोर्ड है? यूके बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्योंकि दो पार्ट में, दो हिस्सों में आता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स रहता है और सेक्शन बी में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जिसमें 5 एमसीक्यूज होते हैं, पहला एमसीक्यूज था व्यक्ति अर्थशास्त्र यानी कि इसको हम बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? द एग्जैक्ट आंसर इज व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। ये सभी तीनों ही व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत का ही अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर आपका है ये सभी, ऑप्शन नंबर 4। सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात करते हैं? हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? एमयू का फॉर्मूला पूछा गया है और एमयू का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है TUN - TUN-1। दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हियर इज मांग वक्र का सामान्यतः ढाल कैसा होता है? द डिमांड कर्व जनरली स्लोप। डिमांड कर्व का स्लोप, जब डिमांड कर्व बनाते हैं तो ये होता है ऊपर से नीचे की ओर, ये गिरता हुआ होता है लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहां पर ऊपर से नीचे कहां पर है? ये है बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, सॉरी ये नीचे की ओर, सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, ये है ऑप्शन हमारा राइट। ओके, नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कैसी होती है? इन परफेक्ट कंपटीशन ऑफ फर्म इज, कीमत को निर्धारित करती है, कीमत को स्वीकार करती हैं। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे फर्में होती हैं, फर्में कीमत को स्वीकार करती, निर्धारित नहीं कर सकती, तो हमारा ऑप्शन होगा सेकंड, कीमत को स्वीकार करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज, और ये एजर्शन रीजन का है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दो स्टेटमेंट पढ़ के हमें आंसर देना था। तो स्टेटमेंट है जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, ठीक है, यानी कि जब MP हमारा 0 होता है तो कुल उत्पाद कितना होता है? स्थिर हो जाता है। दूसरा है सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद के परिवर्तन को मापता है। दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये वाला पोजीशन होता है MP हमारा यहाँ होता है, तो उस टाइम TP हमारा जाके स्थिर हो जाता है, मैक्सिमम होता है। ये वाला पॉइंट ये TP है और ये MP है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है। और सीमांत उत्पाद कुल उत्पादन के परिवर्तन को मापता है, ये भी सही है। तो हमारा क्या यहाँ पर A और R दोनों सही है। R A की सही व्याख्या करता है, A R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला वाला अलग चीज बता रहा है, दूसरा वाला मीनिंग बता रहा है, तो ऑप्शन चूज करेंगे सेकंड। A और R दोनों सही है बट R A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। उसके बाद हमारे पास 1 नंबर वाले 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? निजी भी है और सार्वजनिक भी है, को एग्जिस्टेंस होता है प्राइवेट एंड पब्लिक का। तो हमारा आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का। केवल एक शब्द लिखना था आपको और राइट आपको 1 नंबर मिल जाता। बजट रेखा का समीकरण किसे लिखिए? बजट रेखा का समीकरण होता है M = PXX + PY, मतलब वस्तु X की कीमत और वस्तु X की मात्रा, वस्तु Y की कीमत Y की मात्रा, दोनों को मिला के, तो ये होगा आपका बजट रेखा का समीकरण। नेक्स्ट है पूर्ति की लोच मापने की कितनी विधियां हैं? पूर्ति की लोच मापने की अलग अलग बुक में अलग रखा है, लेकिन नॉर्मली 5 विधियां हैं। प्रतिशत विधि, ज्यामिति विधि, कुल व्यय विधि, बिंदु विधि और चाप विधि। ये टोटल 5 विधियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन थे।
परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है? परिवर्ती अनुपात का नियम अल्पकालीन नियम है, जो ये कहता है कि कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए कुछ कारकों को बढ़ाया जाता है और इससे पहले उत्पादन बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है और अंत में घटने लगता है। तो इस स्थिति को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना, तो 2 नंबर का है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, ज्यादा नहीं है। तो आपको 2 मार्क्स मूल्य मिलेंगे, 30 से 40 शब्दों के बीच में आंसर लिखना होता है। एक फर्म की कुल परिवर्ती लागत, टीवीसी से आप क्या समझते हैं? कुल परिवर्ती लागत, पूर्व परिवर्ती लागत वो लागत होती है जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर व्यय किया जाता है, मतलब उत्पादन के स्तर के अनुसार बदलती रहती है, जैसे मजदूरी होता है, कच्चा माल होता है, इसे कुल परिवर्ती लागत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्पादन संभावना सीमा क्या है, या उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? हालांकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटा लिया है, आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ उत्पादन संभावना वक्र का ये ग्राफ बनाना था कुछ इस तरह से। ये होता है वस्तु बी और यहां लिखना होता है वस्तु ए। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तो यहां पर ये जो वक्र है इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना जो दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पादन संयोजन को दर्शाता है। अब इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मार्क्स पूरे 2 नंबर है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता एक समरूप वस्तुओं को समान कीमत पर क्रय विक्रय करती है। तो इस बाजार की विशेषताएं हैं, बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं, बस एक समान समरूप वस्तु होती है, उसे किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, मुक्त प्रवेश और निकास, कोई भी जब चाहे प्रवेश कर सकता है, बाजार छोड़ के जा सकता है, बाजार की पूर्ण जानकारी होती है क्रेताओं को भी विक्रेताओं को भी, और कीमत पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, बाजार द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ओके, अब नेक्स्ट 3 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करता है, कम से कम 50 से 70 शब्दों में लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर सारे आंसर दिए, ऑप्शन के भी आंसर यहाँ पर दे रखे। पहला क्वेश्चन इसका आंसर ऑप्शन भी है। पहला क्वेश्चन था, उदासीनता वक्र किसे कहते हैं? उदासीनता वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है? पहली बात तो उदासीनता वक्र और उसका ये डायग्राम 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी होता है जहां जरूरी है। तो यहाँ पर उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजन, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी चीज का सबसे पहले क्या लिखना होता है? अर्थ। एक्सप्लेनेशन बाद में सबसे पहले जो टॉपिक है उसका अर्थ लिख दो, जिसमें उपभोक्ता के समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होता है, इसलिए इन बिंदुओं के बीच वो उदासीन बना रहता है, इसलिए इसको उदासीनता वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र नीचे की ओर क्यों ढाल वाला होता है? उदासीनता वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करता है तो समान संतुष्टि बनाए रखने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा उसको छोड़नी पड़ती है। एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएगा, दूसरी वस्तु की मात्रा घटाना ही पड़ेगा, इसलिए ये वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, लेकिन कभी भी ना ही एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑप्शनल। अब ऑप्शनल क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। हालांकि क्वेश्चन कम आते लेकिन इस बार अच्छे खासे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए। अब यहां पर क्या रहा है कि मान लीजिए कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय का व्यय करके एक वस्तु 1 की 6 इकाइयां खरीदता है और वस्तु 2 की 8 इकाइयां खरीदता है। एक वस्तु की 6, दूसरी वस्तु की 8, दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 6 रुपए और 8 रुपए है। उपभोक्ता की आय कितनी है? तो पहली वस्तु की 6 इकाइयां खरीदता है और पहली वस्तु की कीमत कितना है? 6 रुपए, यानी पहली वस्तु पर कितना रुपए खर्च कर रहा है? 36। दूसरी वस्तु की 8 इकाई खरीदता है और 8 रुपए है, यानी कितना खर्च कर रहा है? 64, यानी कि टोटल कितना हो गया? 0 100 रुपीज। अब इस चीज को आपको इस तरह से, सबसे पहले वस्तु 1 की मात्रा, वस्तु 1 की कीमत लिख दिया, फिर वस्तु 2 की मात्रा, 2 की कीमत लिख दिया, फिर उसको जो बजट रेखा का समीकरण बना दिया, वस्तु x की कीमत, वस्तु x की मात्रा, वस्तु y की कीमत, वस्तु y की मात्रा, और इससे हमारा आय हो गया। तो इसको उपभोक्ता की आय, और ये एक्चुअल में क्या है? ये है हमारा बजट रेखा, बजट रेखा के समीकरण से आया है। ठीक है, और इतना करने के आपके तीनों बिल्कुल इजी सा है, अगर आप लोगों ने कर रखा है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मांगी कीमत लोच को परिभाषित कीजिए, इसके निर्धारित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर में सबसे पहले तो मांगी कीमत लोच क्या है? उसका अर्थ, वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के बीच के संबंध को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। और उसको सूत्र भी लिख दिया हमने, क्योंकि मांग की कीमत लोच बिना सूत्र के पूरा नहीं होता है। अब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक लिख दिए। वस्तु की विकल्पों की उपलब्धता, जितने ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे लोच उतनी कम होती है। उपभोक्ता की आय,
वस्तु की प्रकृति, आय का कितना भाग उस वस्तु पर व्यय होता है और समय की अवधि। समय के अनुसार लोच में परिवर्तन होता रहता है। इसको आप चाहो तो एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, पैमाने के प्रतिफल का क्या अभिप्राय है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण लिखिए। कारण पूछा गया है, तो सबसे पहला बात तो है पैमाने का प्रतिफल क्या है, इसका अर्थ लिखना है कि हर बार पहला अर्थ होना चाहिए। पैमाने के प्रतिफल का मतलब होता है जब उत्पादन के सभी साधनों को एक समान अनुपात में वृद्धि करते हैं तो उससे उत्पादन में परिवर्तन होता है और सभी साधनों में परिवर्तन से उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन होता है, अतः इसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का मतलब क्या होता है, जब उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं पैमाने में उससे अधिक मात्रा में वृद्धि हो। ये तब होता है जब श्रम का विशेषीकरण होता है, स्पेशलाइजेशन, लोग स्पेशल वर्क को कर रहे हैं, इससे उत्पादकता बढ़ती चली जाती है। मशीनों का बहुत ही बेहतर उपयोग होता है, तकनीक एडवांस क्वालिटी की हो जाती है, प्रबंधन बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है और उत्पादन लागत में कमी हो जाती है, जिससे उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की उत्पादकता में वृद्धि होती है। और जब उत्पादकता में वृद्धि होती है तो पैमाने में साधन किससे ज्यादा अनुपात वृद्धि है, क्योंकि यहाँ पर लागत भी कम होती है और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती चली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का लॉन्ग, और इसको जितना लॉन्ग आप लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली 1 से 1.5 पेज तक जाना होता है। आप अपने आपने कितना लिखा पता नहीं, लेकिन जैसा होता है हेडिंग सब हेडिंग बना के करेंगे तो इस पे ज्यादा बढ़ता है और लिखना कम पड़ता है। मांग वक्र क्या है? मांग वक्र किस प्रकार शिफ्ट होता है, चित्र द्वारा समझाइए। मांग वक्र और मांग वक्र में शिफ्ट को समझाना है, तो सबसे पहली बात तो है कि मांग वक्र क्या होता है वो समझाइए। मांग वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। ये मांग वक्र हुआ जो वस्तु की P कीमत पर Q मात्रा को दर्शा रहा है और P1 कीमत पर Q1 मात्रा को दर्शा रहा है। इसको मांग वक्र कहते हैं। यहाँ पर मांग वक्र बना दो। ठीक है, मतलब वस्तु की कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मात्रा घट जाती है और वस्तु की कीमत के घटने पर, देखिए वस्तु की कीमत में कमी होगी तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो इसको शो करता है। अब मांग में किस प्रकार शिफ्ट होता है ये पूछा गया है। मांग वक्र में शिफ्ट होना, जो मांग वक्र में परिवर्तन बताता है जब वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, यानी कि वस्तु को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक कीमत को छोड़कर अगर उसमें परिवर्तन होता है तो मांग वक्र बाएं या दाएं की ओर शिफ्ट हो जाता है। और ये परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, एक दाईं ओर शिफ्ट जिसको बोलते हैं मांग में वृद्धि, क्या बोलते हैं, मांग में वृद्धि होना। ठीक है, तो मांग में वृद्धि क्या होता है, इसको बिट डायग्राम आपको समझना है। जब बस उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, ठीक है, संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होगा, उपभोक्ता की रुचि में वृद्धि होगी। जो मांग वक्र होता है ना, ये वाला, ये मांग वक्र है पुराना वाला। तो मांग वक्र आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है जिससे मांग की मात्रा वृद्धि हो जाती है, इसको बोलते हैं मांग में का शिफ्ट होना। दूसरा बाईं ओर शिफ्ट, यानी कि मांग में डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। मांग में कमी ये तब होता है जब वस्तु के अन्य कारकों में नकारात्मक परिवर्तन होता है, मतलब उपभोक्ता की आय में कमी होती है, जनसंख्या में कमी होती है, उपभोक्ता की रुचि में कमी होती है, भविष्य में वस्तु की कीमत के घटने की संभावना होती है। इससे मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के, ठीक है, नीचे को शिफ्ट हो जाता है और इससे मांग की मात्रा में कमी होती है, ये वृद्धि हो रही है और ये कमी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम हमेशा अच्छा होता है। तो आपने किस हिसाब से किया एग्जैक्ट देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं बोर्ड में, ठीक है, तो यहाँ पर हम डायग्राम बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि अभी मैं सीबीएसई बोर्ड की इकोनॉमिक्स की नोटबुक चेक करने जा रहा हूँ। अभी 1-2 दिन के अंदर ड्यूटी आ जाएगी, कुछ दिन हो सकता है मैं वीडियो ना बना पाऊँ, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, क्योंकि 10 दिन की चेकिंग चलती है, हो सकता है 10 दिन तक मैं वीडियो ना ला पाऊँ आप लोगों के लिए। निम्नलिखित तालिका श्रम का सीमांत उत्पाद अनुसूची देती है, सीमांत उत्पाद को बता रहा है। ठीक है, यह भी दिया गया है श्रम का कुल उत्पाद 0 है, 0 स्तर पर श्रम की कुल उत्पाद और औसत उत्पाद अनुसूची की गणना कीजिए। ठीक है, 0 स्तर पर ये दे रखा है, 0 स्तर पर कितना कुल उत्पाद हो रहा है, तो ये L है। तो हम 0 स्तर की बात करते हैं, एक स्टेप ज्यादा बढ़ा लेंगे, यहां पर ये L, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया MP। हम यहाँ पर लिखेंगे TP और यहाँ पर निकालेंगे औसत, पूछा गया ना AP। कैलकुलेट करो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है।
तो अगर एमपी कितना दे रखा है यहाँ पर 3 5 7 5 3 1, ठीक है। तो यहां पर अगर ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा और एपी भी 3 रहेगा। तो कह रहा है श्रम का कुल उत्पाद शून्य है। कुल उत्पाद क्या है? शून्य है, ये शून्य है, ठीक है। तो शून्य पर श्रम के कुल उत्पादन और हाँ, तो ये भी शून्य होगा, ये भी शून्य होगा, इसको डैश करते कुछ चेंज होता नहीं है, आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 है तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8, 8 7 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 5 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23, 23 और ये कितना हो गया? 24। वहीं पर एपी का फॉर्मूला होता है एपी इक्वल टू द टीपी अपॉन एल। 0 से 0 होता है, ये हो गया खत्म, डैश कर दो इसको। 1 3 3, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 4 8, 3 से 3 5 15, 4 5 20, 5 चौको 20, 5 6 30 और ये हो गया 6 चक 24। ये हो गया आपका टेबल। इस टेबल को फिल करने के लिए कहा गया, ठीक है। दोनों बना दिया हमने, कुल भी बना दिया, और इतना करने के आपके 5 नंबर थे, बिल्कुल इजी सा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी 5 नंबर का। एक पूर्ण प्रतियोगी श्रम बाजार में मजदूरी दर किस प्रकार निर्धारित होती है? चित्र की सहायता से समझाइए। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की बात होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में चाहे वस्तु की कीमत की बात होती है, चाहे श्रम की कीमत की बात होती है, चाहे किराए की बात होती है, यहाँ पर हर चीज का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, ठीक है। तो कह रहा है पूर्ण प्रतियोगी श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा तय होता है। बाजार में ना तो कोई एक खरीदार और ना ही कोई एक विक्रेता मजदूर को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे श्रमिक होते हैं और बहुत सारे श्रमिकों की मांग करने वाले उपलब्ध होते हैं। तो श्रम की मांग क्या होता है? श्रम की मांग नियोक्ताओं के द्वारा की जाती है जो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है। अधिकतम उत्पादन करने के लिए अधिक श्रमिक चाहिए, तो वो श्रमिकों की मांग करता है, और श्रमिकों की मांग हमेशा कम श्रम दर पर किया जाता है। हर एक नियोक्ता चाहता है कि कम से कम पैसा देके ज्यादा से ज्यादा श्रमिक लिया जाए, ताकि काम की लागत कम हो। वहीं पर श्रम की पूर्ति, जो श्रमिक द्वारा काम किया जाता है, श्रम की पूर्ति, तो श्रमिक हमेशा चाहता है कि ज्यादा सैलरी जहां मिलेगी, ज्यादा दिहाड़ी जहां मिलेगी, हम वहां काम करेंगे। तो नियोक्ता कम से कम पैसा देना चाहता है, श्रमिक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है। तो एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर नियोक्ता पैसा मजदूरी दर देने के लिए और उस मजदूरी दर पर श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है। तो उसी बिंदु को, इस बिंदु पर, यह है आपका श्रम की मांग और यह है श्रम की पूर्ति। दोनों ही इस मजदूरी दर पर तय हो जाते हैं। तो यहां पर जो डब्ल्यू है, इसी को बोलेंगे संतुलन श्रम दर, ठीक है। और इस बात में इतनी श्रमिक जो है काम करने के लिए तैयार होता है। समझ में आ गया? मतलब बिंदु ई पर जो संतुलन की स्थिति होती है, यहीं पर मजदूरों की श्रमिक का निर्धारण हो जाता है। लेकिन वास्तव में जो वर्तमान समय में कुछ ऐसा ना हो के बहुत सारी चीजें इसमें काम करती हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 40 मार्क्स का। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी, सेकेंड पार्ट की। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर 5 एमसीक्यूज है, जिसमें पहला एमसीक्यूज है क, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को एक से अधिक बार अगर सम्मिलित किया जाता है, तो क्या कहते हैं? टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस मोर देन वन टाइम इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड द दोहरी गणना। डबल काउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डबल काउंटिंग के नाम से इसको जाना जाता है, दोहरी गणना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा बार वस्तु के मूल्य को शामिल कर लिया जाता है। मुद्रा गुणक क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर। जब भी मनी मल्टीप्लायर, इस मुद्रा गुणक को बोला जाता है के, और के का फॉर्मूला होता है 1/CRR, या फिर इसको 1/CRR कहते हैं, या फिर 1/R भी कह जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट इज, यदि एमपीसी 0.5 है तो गुणक के होगा, कितना होगा? तो अगर एमपीसी 0.5 है तो के का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5 इक्वल टू 1/0.5 इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। तो 2 होगा हमारा राइट आंसर। अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक कौन कौन से? द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज करंट अकाउंट चालू खाता, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता। ये दोनों ही हमारे इसके खाते होते हैं। तो हमारा आंसर होगा थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनाव कीजिए। अभी क्या था?
औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी शून्य नहीं हो जाता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी जीरो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये कभी जीरो नहीं होता है, क्योंकि जीरो पर भी कुछ ना कुछ हमारा खर्च होता है। स्वायत्त उपभोग शून्य आय स्तर पर उपभोग का स्तर होता है, क्योंकि स्वायत्त उपभोग जो होता है शून्य आय स्तर पर भी उपभोग करता है। तो दोनों ही सही है, और ये जो है पहले वाले की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन हमारा ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति का क्या नाम दिया? व्हाट इज द नेम डिड इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ गिव टू हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की सबसे फेमस बुक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां पर क्या आएगा? सेविंग, यानी कि एस अपॉन बॉय। तो ये फॉर्मूला किसका है? एपीसी का है। किसका? एपीसी सेविंग, सॉरी एपीएस का है। इसको बोलते हैं औसत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, एपीएस। आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? तो हमारा राइट आंसर होगा आयकर प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। अब बात करेंगे 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? उल्लेख कीजिए। मुद्रा के प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, स्थगित भुगतान का माध्यम। और इसके आगे एक एक लाइन में इसको क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। निवेश को परिभाषित कीजिए, 2 मार्क्स। डिफाइन इन्वेस्टमेंट, निवेश क्या है? निवेश से आशय पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन, भवन, उपकरण आदि में वृद्धि करना है, या फिर पूंजीगत वस्तुओं के क्रय करने पर किया गया व्यय हमारा निवेश है, जिससे भविष्य में उत्पादन क्षमता या फिर भविष्य में आय में वृद्धि होती है। ठीक है, ये तो हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन है, अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवमूल्यन ये सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार के द्वारा अगर विदेशी विनिमय की दर में कमी की जाती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। और मूल्य डेप्रिसिएशन जब बाजार शक्तियों के द्वारा बाजार में ही विदेशी विनिमय दर कम हो जाता है, इसको मूल्यह्रास बोलते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है और इसका प्रयोग लचीली विनिमय दर प्रणाली में किया जाता है। अवमूल्यन सरकार के द्वारा जानबूझकर किया जाता है, लेकिन बाजार मूल्यह्रास जो है बाजार की शक्ति, मांग और पूर्ति कारण स्वतः हो जाता है, हमारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पर सरकार के द्वारा रुपए के मूल्य को घटाया जाता है, यहाँ पर बाजार में बाजार के द्वारा वस्तु की मूल्य में कमी हो जाती है, मांग और पूर्ति के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन था, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? ये किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति संबंधित है? तो आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और सबसे जरूरी है कि आप इसका सूत्र लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। संबंध सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका होता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं कि एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, या फिर हम कह सकते हैं एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल आए होंगे और 3 क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले होंगे। यहाँ पर भी रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट से आप क्या समझते हैं? एट फर्स्ट, रेपो रेट बहुत दर होता है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, जब बैंकों को धन की आवश्यकता बदले में उनको कुछ प्रतिभूति जमा करनी पड़ती है। जबकि रिवर्स रेपो रेट बहुत दर होता है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार लेता है और इसके बदले में अब वाणिज्यिक बैंकों को एक ब्याज दर दिया जाता है। और इन दोनों का ही प्रयोग रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना था और आपने बाकायदा किया होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 मार्क्स में, स्टॉक व प्रवाह के अंतर को मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो कहा था ये वाला क्वेश्चन आएगा जरूर, और आया। कई सारे इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 80% क्वेश्चन है जो मैंने पिछले कुछ दिनों में पेपर से पहले समझाया था और वही आया। इस बार का पेपर बहुत अच्छा था, बच्चों का अच्छा भी गया। स्टॉक व प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। शुद्ध निवेश पूंजी में कौन स्टॉक है, कौन प्रवाह? सबसे पहले तो स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताइए। एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा स्टॉक है और निश्चित समय पर मापी जाने वाली मात्रा को प्रवाह कहते हैं। इसका समय मास से कोई मतलब नहीं होता है और उसका समय से संबंध होता है, जिससे प्रति आय, प्रति घंटा, प्रतिदिन। इसका उदाहरण होता है जैसे पूंजी, धन, संपत्ति। इसका अब बात करें पूंजी एक स्टॉक होता है क्योंकि एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है, जबकि जो निवेश होता है वो प्रवाह होता है क्योंकि निवेश एक अवधि के लिए किया जाता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, यहाँ पर समय तत्व आ जाता है। नेक्स्ट इज तैरती विनिमय दर प्रणाली के गुण व दोष बताइए। तैरती विनिमय दर प्रणाली मतलब फ्लेक्सिबल, तैरती बोलते हैं इसको, परिवर्तनशील भी बोल सकते हैं।
तो तैरती विनिमय दर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर करते हैं। मैंने कहा कुछ भी पूछा जाए लॉन्ग में हमेशा पहला पॉइंट अर्थ का होगा, उसके बाद उसके गुण बता देने हैं। यह प्रणाली स्वतः संतुलन स्थापित करता है, सरकार को अधिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है, भुगतान संतुलन की समस्या को स्वतः अपने आप ठीक कर देता है। जबकि दोष क्या है, विनिमय दर प्रणाली में अधिक उतार चढ़ाव होता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है और यह प्रणाली विकासशील देशों के लिए हमेशा उपयुक्त नहीं रहता है। नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें, विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इस बाजार में किन्हीं दो प्रमुख प्रतिभागियों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले तो आपकी 3 नंबर क्वेश्चन है, पहले अर्थ बताइए, क्योंकि पहला ये 2 नंबर का होगा और ये 1 नंबर का था। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इस बाजार में एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के साथ अदला बदला किया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को संभव बनाता है। और चाहिए तो आप इसके कार्य ये विभिन्न देशों के बीच मुद्रा विदेशी मुद्रा के हस्तांतरण के लिए कार्य करता है, जोखिम को कम करता है। और इस बाजार के प्रमुख प्रतिभागी है किसी भी देश का वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, उस देश का केंद्रीय बैंक और उस देश के विभिन्न जो है व्यावसायिक संस्थाएं इसके प्रतिभागी होते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, मूल्य वर्धन विधि या मूल्य वृद्धि विधि वैल्यू एडेड मेथड द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है समझाइए। 5 नंबर में आप इसको एक्सप्लेन करना है, आप इसको स्टेप टू स्टेप बता सकते थे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, मूल्य वृद्धि विधि राष्ट्रीय आय की गणना करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों द्वारा किए गए शुद्ध मूल्य वृद्धि को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। सबसे पहला हमें बताना कोई भी चीज उसका अर्थ, हमने अर्थ बता दिया। अब इस विधि में प्रत्येक उत्पादन इकाई के द्वारा कुल उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती मूल्य को घटा दिया जाता है। मतलब हमें सबसे पहले उत्पाद मूल्य, फार्मूला हर बार लिखते हैं इस तरह से, उत्पाद मूल्य, उसमें से मध्यवर्ती मूल्य को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। मध्यवर्ती मूल्य बस घटा दिया जाता है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें प्राप्त होता है मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडेड, ठीक है। जैसे मूल्य वृद्धि प्राप्त हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, मूल्य वृद्धि से मूल्यह्रास को घटाकर शुद्ध मूल्य वृद्धि प्राप्त किया जाता है, नेट वैल्यू एडेड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालना होता है, शुद्ध मूल्य वृद्धि। तो शुद्ध मूल्य वृद्धि होता है सकल मूल्य वृद्धि, सकल मूल्य वृद्धि, उसमें से घटा दिया जाएगा मूल्यह्रास को और घटा दिया जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को, NIT को, ठीक है। ये स्टेप है। और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय ग्रह शुद्ध मूल्य वृद्धि में विदेशों से प्राप्त साधन आय को घटा प्लस जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तब जाके उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना था। एग्जाम्पल छोटा भी दे सकते हैं, बड़ा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आता है राष्ट्रीय आय की गणना करना, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर देखिए ऑप्शन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा, किसी अर्थव्यवस्था विशेष वर्ष में किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, यह है GDP MP 1100 करोड़, विदेशों से प्रस्तुत साधन आय था 100 करोड़, अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान हमारा 150 करोड़, मतलब ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, और राष्ट्रीय आय दे रखा है 850 करोड़। कितना दे रखा है, 850 करोड़। जो भी है सबसे पहले उसको लिखने देना होता है, जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। और आगे पूछा गया है मूल्यह्रास की गणना कीजिए। तो सबसे पहले फार्मूला बनाइए, हमें NNP-FC दे रखा है, GDP MP दे रखा है, दोनों का फार्मूला GDP MP से डेप्शन को माइनस करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को प्लस करते हैं NFI के। अब इसको इंक्लूड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब आगे जाके हमारा डेप्शन की वैल्यू आ जाता है ये, ठीक है। तो इतना करने के बाद थ्योरी लिखने से बढ़ता तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना होता है, और मैक्सिमम मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा रखा था, ठीक है। तो आप भी अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो इस साल क्लास 12 में आ रहे हैं, उनको कहिए एक चैनल ऐसा है जहां पर हिंदी मीडियम उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयारी करता है, और वो है द इकोनॉमिक्स ग्रुप। मेरे साथ जुड़ने के लिए बोलिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए बोलिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। साल भर उनको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कि आराम से, बिना किसी तकलीफ के, आराम से इकोनॉमिक्स में वो 80 to 80 ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, उदाहरण सहित समझाइए 5 मार्क्स में। सबसे पहले गुणक का अर्थ। गुणक एक ऐसी अवधारणा होती है जहां पर निवेश में होने वाले वृद्धि से आय में होने वाले वृद्धि के बीच का संबंध व्यक्त करता है। गुणक बताता है कि निवेश किया जाएगा तो उससे अर्थव्यवस्था में
राष्ट्रीय आय की वृद्धि कई गुना अधिक होती है। जितनी गुना अधिक होती है वही हमारा क्या होता है, गुणक होता है। और इसके बारे में जेएम कीन्स ने व्याख्या किया था। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ना जरूरी है और अर्थव्यवस्था में निवेश होगा तो ही आय में वृद्धि होगी। और उनके अनुसार जो गुणक होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, मतलब निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के बीच का अनुपात। साथ साथ उन्होंने कहा कि गुणक होता है उस देश के सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। इसलिए उन्होंने फार्मूला ये भी दिया कि के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के का मतलब गुणक होता है, एमपीसी का मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब इस चीज को उदाहरण के साथ समझाना है। मान लेते हैं एमपीसी 0.8 है तो गुणा कितना हो जाएगा, 5। कैसे? क्योंकि फार्मूला होता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी 1/1 माइनस 0.80। तो 1 से 0.8 माइनस करेंगे तो 1.20 आएगा, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना है, 5। मतलब एक अर्थव्यवस्था में 5 गुना अधिक के आय में वृद्धि होगी निवेश की तुलना में। अब अर्थव्यवस्था में निवेश किया गया है 100 रुपए, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी होगी यहाँ पर, राष्ट्रीय आय वृद्धि होगी यहाँ पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी के मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई। तो के हो गया 5 और आई हो गया 100, तो ये हो गया रुपए कितना, 500, 5 गुना अधिक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, और 28 नंबर क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आया था, सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेते पहले। बजटीय घाटे के लिए वित्त पोषण या कराधान या ऋण अथवा नोट छापकर किया जाना चाहिए। सरकार प्रायः ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है, जिसे सरकारी ऋण कहते हैं। घाटे व ऋण की संकल्पनाओं में निकट संबंध होता है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है जिससे ऋण के स्टॉक में वृद्धि होती है। यदि सरकार ऋण ग्रहण के 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष भी जारी रहता है तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस ब्याज अदायगी से ऋण की मात्रा में स्वयं का योगदान रहता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले कराधान किसे कहते हैं? कराधान, व्हाट इज टैक्सेशन? कराधान वो क्या है, अनिवार्य भुगतान है जो जनता द्वारा सरकार को किया जाता है। ठीक है, सरकार ऋण किया जाता है। सरकार ऋण मतलब सरकार द्वारा व्यय की पूर्ति के लिए लिया गया ऋण। सरकार जो अपने व्यय की पूर्ति के लिए जो ऋण लेती है उसे जो है सरकार ऋण कहते हैं। नेक्स्ट है ऋण संचय किस प्रकार से होता है? ऋण संचय किस प्रकार से होता है? देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट था ऋण संचय का। ठीक है, यह है घाटे को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है जिससे ऋण के स्टॉक में वृद्धि होती है। यदि सरकार ऋण ग्रहण की 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष भी जारी रखता है तो उसे ऋण का संचय होता है। मतलब यहां से लेके यहां तक जो है ऋण संचय का अर्थ होता है। इसको उठा के आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटीय घाटा किसे कहते हैं? बजटीय घाटा बजट की एक ऐसी स्थिति है जहां बजट व्यय बजट आय से क्या होता है, अधिक होता है, उसे बजट घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो राजकोषीय घाटे में ब्याज घटाने पर प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक घाटा। और प्राथमिक घाटा बराबर हो जाता है हमारा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, तो ये था हमारा परफेक्ट आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस पेपर का है। कि आपने क्या लिखा है, किस तरह से आंसर लिखेगा, आप मैच कीजिए। जरूरी नहीं कि जो मैंने टिट्टो वही लिखना था, अब इसी से रिलेटेड आपने लिख रखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और कैसा लगा ये वीडियो, हेल्पफुल है नहीं है? और इसी तरह से मैं आपको बिजनेस और अकाउंटेंसी का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड बाय। और अपने दोस्तों और छोटे भाइयों को जरूर कहिएगा द इकोनॉमिक्स गुरु आपकी एग्जामिनेशन पर तैयारी के लिए परफेक्ट चैनल है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। थैंक यू एंड बाय।